नमस्कार। आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। मैं हूं विपिन। पिछले भाग में हमने जाना कि पाटलिपुत्र ग्रीनफील्ड टाउनशिप आखिर है क्या और क्यों इसे बिहार के सबसे बड़े शहरी विकास विजन के रूप में देखा जा रहा है। लेकिन जैसे ही इस परियोजना की चर्चा शुरू हुई, एक नाम बार बार सामने आने लगा, नोएडा। कई लोगों ने कहा बिहार का नया नोएडा बनने जा रहा है। कुछ लोगों ने कहा अगर नोएडा जैसा मॉडल अपनाया है तो किसानों को भी वही फायदा मिलना चाहिए। और कुछ लोगों ने सवाल उठाया, क्या दोनों परियोजनाओं की तुलना करना ही सही है क्या? आज हम इसी सवाल का जवाब तलाशेंगे, तथ्यों के साथ, दस्तावेजों के साथ और बिना किसी राजनीतिक पूर्वाग्रह के। नोएडा आखिर बना कैसे? आज जब हम नोएडा को देखते हैं तो हमें दिखती है आसमान छूती इमारतें, चौड़ी एक्सप्रेसवे, मेट्रो, आईटी पार्क, मल्टीनेशनल कंपनियां और लाखों लोगों को रोजगार देने वाला एक आधुनिक शहर। लेकिन करीब 5 दशक पहले यह इलाका भी खेतों से भरा हुआ था। यहाँ भी किसान थे, गांव थे और खेती ही आजीविका का मुख्य साधन थी। धीरे धीरे सरकारी योजनाओं, भूमि अधिग्रहण और बाद में औद्योगिक निवेश के जरिए नोएडा का विकास हुआ। यानी आज का नोएडा एक दिन में नहीं बना, इसके पीछे कई दशक की योजना, भारी निवेश और उद्योगों का विस्तार था। क्या बिहार भी वही मॉडल अपना रहा है? यहीं से सबसे बड़ा भ्रम शुरू होता है। सोशल मीडिया पर अक्सर कहा जाता है कि नोएडा में ऐसा हुआ तो बिहार में भी वैसा ही होगा। लेकिन यह तुलना पूरी तरह सीधी नहीं है, क्योंकि दोनों राज्यों की नीतियां, समय, कानूनी ढांचा और विकास का तरीका अलग है। नोएडा का शुरुआती विकास मुख्य रूप से भूमि अधिग्रहण आधारित मॉडल पर हुआ। वहीं बिहार जिस मॉडल की बात कर रहा है उसे लैंड पूलिंग और टाउन प्लानिंग स्कीम के रूप में प्रस्तुत किया जा रहा है। यानी यहाँ विचार यह है कि भूमि मालिक विकास प्रक्रिया में सहभागी बने और विकास के बाद उसे विकसित भूमि का हिस्सा वापस मिले। यही इस मॉडल की सबसे बड़ी विशेषता बताई जाती है। लेकिन यही सबसे बड़ा सवाल भी उठता है, 55-45 मॉडल क्या कहता है? आइए इसे बहुत आसान भाषा में समझते हैं। मान लीजिए किसी किसान के पास 10 एकड़ जमीन है। प्रस्तावित मॉडल के अनुसार पूरी जमीन योजना में शामिल होगी। फिर उस क्षेत्र में सड़कें बनेगी, ड्रेनेज बनेगा, सीवर लाइन, बिजली, पार्क, हरित क्षेत्र और अन्य सार्वजनिक सुविधाएं विकसित की जाएगी। इसके बाद किसानों को लगभग 55% विकसित भूमि लौटाने का प्रस्ताव है। बाकी लगभग 45% भूमि विकास कार्यों के लिए उपयोग की जाएगी। सरकार का तर्क है कि विकसित क्षेत्र में बची हुई भूमि का मूल्य कच्ची कृषि भूमि की तुलना में अधिक हो सकता है। यानी कम क्षेत्र लेकिन संभावित रूप से अधिक आर्थिक मूल्य। यह इस मॉडल की मूल सोच है। लेकिन क्या हर किसान इस तर्क से सहमत है? जवाब है नहीं। किसानों की पहली आपत्ति, कई किसान संगठनों का कहना है कि अगर 45% भूमि विकास के लिए जाएगी तो उसका स्पष्ट और पारदर्शी उपयोग सामने आना चाहिए। सबसे अधिक चर्चा 22% सड़कों को लेकर है। किसानों का सवाल है, जब क्षेत्र में पहले से राष्ट्रीय राजमार्ग, ग्रामीण सड़कें और कई संपर्क मार्ग मौजूद है तो अतिरिक्त 22% भूमि की आवश्यकता क्यों? उनका कहना है, यदि विस्तृत तकनीकी नक्शा और औचित्य सार्वजनिक किया जाए तो भ्रम कम हो सकता है। दूसरी तरफ योजना से जुड़े विशेषज्ञों का तर्क है कि आधुनिक शहरों के लिए सिर्फ आज की सड़कें पर्याप्त नहीं होती। भविष्य की आबादी, बस, रैपिड ट्रांजिट, यूटिलिटी कॉरिडोर, फायर एक्सप्रेसेस, ग्रीन बेल्ट और भूमिगत सेवाओं को ध्यान में रखकर चौड़े नेटवर्क की योजना बनानी पड़ती है। यानी यहीं पर सरकार और किसानों के सोच में सबसे बड़ा अंतर दिखाई देता है। प्राइवेट डेवलपर वाला सवाल अब आते हैं इस मुद्दे पर, जो सबसे अधिक बहस का विषय बना हुआ है। कुछ किसानों का कहना है, यदि किसी निजी डेवलपर को इस परियोजना से व्यावसायिक लाभ होगा तो उसके लिए भूमि किसानों की हिस्सेदारी से क्यों निकाली जाए। उनका तर्क है, सरकारी सार्वजनिक सुविधाएं अलग बात है, लेकिन निजी व्यावसायिक गतिविधियों का मॉडल स्पष्ट होना चाहिए। दूसरी ओर शहरी विकास विशेषज्ञ कहते हैं कि किसी भी बड़े शहर के विकास में सरकार अकेले सारी परियोजनाएं नहीं बनाती। आवास, व्यावसायिक परिसर, संस्थागत भवन और कई सुविधाएं किसी
निजी भागीदारी से भी विकसित होती है। यानी यह बहस केवल बिहार के नहीं बल्कि देश के लगभग हर बड़े शहरी विकास मॉडल का हिस्सा रही है। क्या केवल मास्टर प्लान से जमीन महंगी हो जाती है? यह सवाल शायद सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि अक्सर कहा जाता है अभी जमीन मत बेचो, कल करोड़ों की हो जाएगी। लेकिन अर्थशास्त्र कुछ और कहता है। किसी भी जमीन का मूल्य सिर्फ नक्शा बनने से नहीं बढ़ता। जमीन की असली कीमत तय होती है रोजगार से, उद्योगों से, यातायात से और लोगों की वास्तविक मांग से। अगर बड़ी कंपनियां आएगी, विश्वविद्यालय खुलेंगे, अस्पताल बनेंगे, उद्योग लगेंगे, तो लोग बसेंगे, और जब लोग बसेंगे तभी जमीन की मांग भी बढ़ेगी। यानी विकास का असली आधार सिर्फ सड़क नहीं बल्कि रोजगार है। आज की चर्चा से एक बात साफ है, बिहार और नोएडा की तुलना करना आसान है, लेकिन दोनों की ऐतिहासिक परिस्थितियां, कानूनी ढांचा और विकास मॉडल अलग है। इसलिए किसी भी निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले पूरी तस्वीर देखना जरूरी है, क्योंकि यह बहस केवल जमीन की नहीं, भविष्य की है। एक तरफ बिहार का शहरी सपना है, दूसरी तरफ किसानों की पीढ़ियों की मेहनत। इन दोनों के बीच संतुलन कैसे बने, यही इस पूरी परियोजना की असली परीक्षा है। लेकिन आंकड़ों से बड़ी होती है जमीन की सच्चाई, और सरकारी फाइलों से बड़ी होती है गांव की आवाज। अब हम भाग 3 में पहुंचेंगे, जहां जाएंगे प्रभावित गांव में, मिलेंगे किसानों से, महिलाओं से, युवाओं से, और जानेंगे आखिर इस परियोजना को लेकर गांव में क्या माहौल है। क्या लोग विकास चाहते हैं या उन्हें अपने भविष्य की चिंता है। देखते रहिए, कल फिर मिलेंगे इसी टाइम पर। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।